जब वो अपनी जान बचाने और इस बदतमीज़ आदमी से छुटकारा पाने का तरीका सोचती है तो उसे एहसास होता है कि क्रिस्टन ने सीट बेल्ट नहीं पहनी। फिर वो जितनी तेज़ हो सके गाड़ी भगाती है और एक मुड़ने वाली जगह के करीब गाड़ी को पहाड़ से नीचे गिरा देती है। गाड़ी हादसे का शिकार हो जाती है और अगली चीज़ जो हम देखते हैं वो ये है कि मैलोरी अपनी गाड़ी में उल्टी लटकी हुई है। जब वो बाहर निकलने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि उसका पाँव सीट में फंस गया है और वो हिल नहीं पा रही। चूंकि क्रिस्टन ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी इसलिए वो गाड़ी से बाहर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। वो ज़ख्मी तो होता है लेकिन मैलोरी के मुकाबले में इतना ज़्यादा नहीं होता, बल्कि हकीकत में वो इस वक्त मैलोरी से काफ़ी बेहतर हालत में है। तभी मैलोरी को उसका चाकू नज़र आता है और वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है। अचानक क्रिस्टन होश में आ जाता है और मैलोरी की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो चाकू पकड़ने में कामयाब हो जाती है और उसे छुपा लेती है। क्रिस्टन को ये देखकर पता चलता है कि मैलोरी का एक पाँव फंस गया है। फिर वो उसे कहता है खुद ही निकल जाओ यहाँ से, और उस बेचारी लड़की को गाड़ी में उल्टा लटकता छोड़कर चला जाता है और उसे मरने के लिए छोड़ देता है। मैलोरी के पास मदद के लिए पुकारने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचता और हम देख सकते हैं कि जहाँ वो फंसी हुई है उसके करीब एक दरिया है। रात गहरी हो जाती है लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता और वो लंबे वक्त तक उसी हालत में पड़ी रहती है। जैसे जैसे रात गहरी होती है ठंड बढ़ती जाती है और उसकी हालत मज़ीद ख़राब होने लगती है। वो इधर उधर देखने लगती है और गाड़ी में अपने कुछ कपड़े देखती है और किसी तरह उन कपड़ों को पहनने में कामयाब हो जाती है। उसकी खुशकिस्मती से गाड़ी की कुछ बैटरी अभी भी बाकी है तो वो हीटर चला लेती है, लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ सर्दी ही उसका एक मसला नहीं है। वो ऐसी जगह फंस गई है जो एक जंगल के करीब है और इर्द गिर्द बहुत सारे जंगली जानवर हैं। इसलिए वो फौरन अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन कर देती है ताकि जानवरों को डरा सके, और ये तरीका काफ़ी मददगार साबित होता है। चमत्कार की बात यह है कि वो किसी तरह खून जमाने वाली इस रात को गुजारने में कामयाब हो जाती है और बहुत सी मुश्किलों का सामना कर रही होती है क्योंकि उसके पास अब बहुत कम पानी बचा है और खाने को भी कुछ नहीं है। ये वाला पूरा दिन भी गुजर जाता है और कोई भी उस बेचारी लड़की की मदद के लिए नहीं आता। वो अभी तक अपनी गाड़ी में उल्टी लटकी हुई होती है। एक और रात गुजर जाती है और अगली सुबह होती है और वो अभी भी वहीं पड़ी होती है, इधर उधर देखती है लेकिन उम्मीद का एक धीमा सा निशान भी नहीं मिलता। मैलोरी अब बहुत ख़राब हालत में होती है और मज़ीद बदकिस्मती ये कि क्रिस्टन वहाँ आ जाता है जो बहुत खुश और हेल्दी नज़र आ रहा होता है। इसके अलावा उसके चेहरे पर एक इत्मीनान की मुस्कुराहट होती है और उसे ये मानने में कोई शर्मिंदगी नहीं होती कि वो मैलोरी की तकलीफ़ का हर लम्हा इंजॉय कर रहा है। वो वापस आकर उसे जहनी अजियत देने लगता है और उसके सामने खाने पीने लगता है। फिर वो बदतमीज़ आदमी दोबारा मैलोरी से कहता है कि किस्मत कितनी अजीब चीज़ है। क्रिस्टन वहाँ बैठकर मैलोरी की तकलीफ़ और अजियत का मज़ा लेते हुए उसे बताता है कि उसने वहाँ एक कैबिन देखा है। वो कहता है कि अभी वो कैबिन खाली है, मगर उसे लगता है कि वहाँ एक फैमिली रहती है और वो घर पर नहीं है। क्रिस्टन ये भी देखता है कि मैलोरी अब ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी क्योंकि शायद वो अगली रात तक जिंदा ना रह सके। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है जबकि मैलोरी उसके पीछे चीखती है और मदद के लिए गिड़गिड़ाती रहती है। अब तीसरी रात आती है और बाहर काफ़ी अंधेरा होता है। मैलोरी को खुशकिस्मती से अपनी गाड़ी में एक लाइटर मिल जाता है। वो कुछ चीज़ें जलाने की कोशिश करती है ताकि इस सर्द रात में उसे कुछ रोशनी और शायद गर्मी मिल सके। फिर वो सो जाती है लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं सो पाती। वो चूहों की एक फ़ौज की वजह से जाग जाती है जो उसके जिस्म के साथ खेल रहे होते हैं। मैलोरी अब इस सब से तंग आ चुकी होती है और वो बहुत गुस्से में आ जाती है और गुस्से से एक चूहे को मार डालती है। थोड़ी देर सोचने के बाद मैलोरी को ये महसूस होता है कि चूहों का आना इतना बुरा नहीं था क्योंकि कम से कम उसे खाने के लिए कुछ मिल गया। चूंकि वो भूख की वजह से मर सकती है इसलिए इसके पास और कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय इसके कि वो एक मुर्दा चूहा खा ले। अगली सुबह मैलोरी जाग जाती है जब उसका फ़ोन बजता है। ये उसके मौजूदा हालात में सबसे बेहतर चीज़ होती है और उसके दिमाग में जो पहला ख्याल आता है वो बचने की उम्मीद होती है। लेकिन इससे पहले कि वो कोई कॉल कर पाती क्रिस्टन दोबारा आ जाता है। जैसे ही मैलोरी उसे देखती है वो फ़ौरन अपना फ़ोन छुपा लेती है। क्रिस्टन दोबारा मैलोरी को इस कैबिन के बारे में बताने लगता है और कहता है कि वो फैमिली जो वहाँ रहती थी अब वापस आ चुकी है। फिर वो ये इंकशाफ करता है कि उसने उन्हें उनके ही कैबिन में बंद कर दिया है और कहता है कि अब मैलोरी को उससे डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब वो मैलोरी की मदद करने वाला है ताकि वो वहाँ से निकल सके। सबसे पहले क्रिस्टन उसका मोबाइल फ़ोन छीन लेता है जब उसे ये पता चलता है कि मैलोरी उससे फ़ोन छुपा रही थी। फिर वो उसे एक आरी दे देता है। शुरू में मैलोरी उसे कहती है कि वो आरी से दरवाज़ा नहीं काट सकती और क्रिस्टन कहता है कि वो बिल्कुल सही कह रही है क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैलोरी आरी को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करे, बल्कि वो ये चाहता है कि वो इस आरी से अपना पाँव काट कर खुद को आज़ाद करे। वो कहता है कि उसके पास अब एक यही रास्ता है और अगर वो जल्दी से कुछ नहीं करेगी तो यहाँ मर सकती है। फिर वो दोबारा उसे अकेला छोड़कर चला जाता है। वो आरी अब मैलोरी के हाथ में है और क्रिस्टन ने जो उसे करने को कहा था वो उस पर सोचती है।
लेकिन आखिर वो गुस्से और मायूसी से चीख उठती है और आरी फेंक देती है। फिर रात हो जाती है और मैलोरी को प्यास लगने लगती है क्योंकि उसे पानी पिए हुए अब काफ़ी वक्त गुजर चुका है। गॉड शायद उसकी दुआओं का जवाब दे देता है जब बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बहुत तेज़ होती है, इसलिए अब उसे प्यास से मरने का कोई खतरा नहीं होता। जब वो रेडियो ऑन करती है तो उसे पता चलता है कि बारिश के तूफान की वजह से सड़कें सैलाब में डूब रही हैं और लोग छोटे रास्तों की तरफ जा रहे हैं क्योंकि बड़ी सड़कें सैलाब की वजह से बंद हो गई हैं। कुछ ही देर बाद एक गाड़ी उसके करीब आकर रुकती है, लेकिन उसकी बदकिस्मती से वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि उसके भयानक ख्वाब क्रिश्चियन की होती है। जैसे ही वो गाड़ी रोक कर आता है, मैलोरी एक प्लान सोचती है। वो उस मुर्दा चूहे का खून अपने पाँव पर लगाती है और मरने का बहाना करती है। वो ऐसा दिखाती है जैसे वो अपने पाँव को काटते हुए मर गई हो। क्रिश्चियन अपनी टॉर्च के साथ उसके करीब आकर उसे चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो करीब आता है, मैलोरी उसे चाकू मार देती है और उसकी गाड़ी की चाबियां चुरा लेती है और फौरन उसकी गाड़ी का दरवाज़ा लॉक कर देती है। इसके बाद वो चाबियां अंधेरे में फेंक देती है ताकि वो उन्हें कहीं ना ढूंढ सके। अब जो प्लान उसके माइंड में है वो ये है कि शायद कोई वहां से गुजरे और उसकी गाड़ी को वहां रुकी हुई देखे। कुछ ही देर बाद एक गाड़ी आती है और ये एक पुलिस की गाड़ी निकलती है। जैसे ही पुलिस वाला गाड़ी से बाहर निकलता है, मैलोरी चीखना शुरू कर देती है ताकि पुलिस वाले की तवज्जो हासिल कर सके, लेकिन तूफान की आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि मैलोरी की आवाज़ आसमानी गरज में दब कर रह जाती है। दूसरी तरफ क्रिश्चियन मुसलसल एक बेगुनाह आदमी बनने का ड्रामा करता है जो तूफान में जख्मी हो गया था और पुलिस वाले से कहता है कि वो उसे करीब के कैबिन तक ले जाए। आखिर पुलिस वाला कुछ सुनता है और चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिश्चियन किसी तरह उसे इस बात का यकीन दिला देता है कि तूफान मज़ीद ख़तरनाक होता जा रहा है, इसलिए उन्हें फ़ौरन रवाना हो जाना चाहिए। मैलोरी मुसलसल चीखती रहती है मगर अब कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता। कुछ देर बाद तूफान मज़ीद तेज़ हो जाता है और पानी की तेज़ लहरें उसकी गाड़ी को करीब के दरिया की तरफ खींचने लगती हैं। अब मैलोरी को यह एहसास होने लगता है कि अगर वो जल्द ही यहाँ से नहीं निकली तो वो बच नहीं पाएगी। अब वो उस बारे में सोचना शुरू कर देती है जो क्रिश्चियन ने उसे करने को कहा था। पानी का लेवल बढ़ने लगता है जिससे उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। आखिर वो अपनी टांग काटने की कोशिश करती है, लेकिन वो मुश्किल से कुछ हल्के कट्स ही लगा पाती है। सैलाब की वजह से उसकी गाड़ी हरकत करना शुरू कर देती है और खुशकिस्मती से जब गाड़ी दरिया में गिर जाती है तो गाड़ी का दरवाज़ा खुल जाता है और उसका पाँव आज़ाद हो जाता है। वो बहुत मुश्किल से दरिया में तैरती हुई पानी से बाहर निकल आती है। उसे फ़ौरन मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है और